आप देख रहे हैं दुनिया भर की खबरें। आज है 15 अक्टूबर 2025 और ये नहीं आज की सुर्खियां। काबुल और कांधार पर ताजा पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक्स, दर्जनों लोगों की मौत। गजा में सीज फायर के बावजूद जारी हैं हल्के हमले। हमास ने 4 इस्राएली होस्टेजेस की बॉडी लौटाई। गजा में हमास दे रहा इस्राएल के दोस्तों को फांसी। जर्मनी ने दी वार्निंग। यूक्रेन ने क्रीमिया के रूसी ऑयल टर्मिनल पर किया ड्रोन से हमला। रूस ने भी यूक्रेन की गैस फैसिलिटीज को किया तबाह। और ईरानी मीडिया में बड़ा दावा, तेल अवीव में इस्राएली अमेरिकी सीक्रेट बंकर पर किया गया था मिसाइल हमला। ये थी कुछ हेडलाइंस। इनके अलावा भी हैं कई अहम खबरें। आजाद बोल इंडिया में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आदिल खान आजाद और ये है स्पेशल प्राइम टाइम शो दुनिया भर की खबरें, अब से रात 8 बजे के नए वक्त पर। तो चलिए शुरू करते हैं तफसील से खबरों का ये सिलसिला। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर का रुख करते हैं जो इस वक्त अफगानिस्तान से आ रही है, जहां काबुल पर फिर से पाकिस्तानी हमले हुए और ये शाम की बात है 15 अक्टूबर की। सरहदी झड़पों के बाद नई बमबारी से दर्जनों लोग हलाक हुए हैं। आप तस्वीरें देखिए, कितने भयानक धमाके हुए हैं, कितने खतरनाक धमाके हैं जो बम गिराए हैं पाकिस्तानी एयरफोर्स ने, उनसे हुए हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच टेंशन से एक बार फिर से भड़क उठी हैं। 15 अक्टूबर की शाम को पाकिस्तानी फाइटर जेट्स ने काबुल और कांधार के इलाकों पर नए हवाई हमले किए, जिनमें दर्जनों लोगों के मारे जाने की खबर है। जो तस्वीरें सामने आई हैं वो हमलों की शिद्दत खुद ही बयान कर रही हैं। एक साथ 4 जगह से धुआं उठ रहा है। ऐसा लग रहा है कि लाइन से सीरीज में बम गिराए गए हैं और किसी एक खास जगह को तबाह किया गया है। ये भी कहा गया है कि आईसिस और अलकायदा के ठिकाने थे, हालांकि इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है। कंधार सूबे के स्पिन बोल्दक से आई फुटेज में पाकिस्तानी एयरफोर्स को तालिबान की मिलिट्री बैरक पर बमबारी करते हुए देखा गया। वहीं अफगान चैनल टोलो न्यूज़ ने धमाकों का वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि काबुल के बाहरी इलाकों में एक ऑयल टैंकर में धमाके से आग लग गई। लेकिन अमाज न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक पाकिस्तानी फाइटर जेट्स ने काबुल में तैवानी इलाके में सीधा हमला किया है। इससे कुछ घंटे पहले ही दोस्तों दोनों मुल्कों की सरहद पर फिर से झड़पें शुरू हो गई थीं, जिनमें 1 दर्जन से ज़्यादा लोग मारे गए। तस्वीरें कुछ ऐसी भी सामने आई जिनमें दावा किया गया कि कुछ पाकिस्तानी पोस्ट पर, चौकियों पर अफगान ने कब्जा कर लिया है, उन्हें तबाह भी कर दिया है। बताया जा रहा है कि दर्जनों लोग मारे गए हैं। गल्फ के ममालिक की सुलह की कोशिशों के बावजूद हालात एक बार फिर से खतरनाक मोड़ पर पहुंच गए हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान एक नई जंग के मुहाने पर खड़े लग रहे हैं और इस नई टेंशन से पाकिस्तान के अंदर चल रहे प्रोटेस्ट और इंटरनल कोहराम से लोगों का ध्यान हट गया है। अब गजा से कुछ ताज़ा अपडेट सुन लीजिए। काबिज इस्राएली फौज की छिटपुट कार्रवाई अब भी जारी है, बावजूद इसके कि जंगबंदी का ऐलान हो चुका है। 3-4 दिन बीत चुके हैं जंगबंदी के, लेकिन इसराइल हमले अब भी कर रहा है छुटपुट। आज भी 2 लोगों के शहीद होने की खबर है। इसे यूं कह सकते हैं कि इसराइल के मस्से अभी शांत नहीं हुए हैं, खामोश नहीं हुए हैं। पिछले 24 घंटों में गजा में कई इलाकों पर गोलीबारी की गई। गजा की हेल्थ मिनिस्ट्री ने भी कुछ नई मौतों की तस्दीक की। हमने आपको बताया 2 लोग शहीद हुए हैं। इसराइल और हमास के दरमियान लाशों के एक्सचेंज का सिलसिला भी जारी है। हमास ने 4 और इसराइली अफराद की बॉडीज रेड क्रॉस के हवाले कर दी हैं, जिससे अब तक 8 मरहूम होस्टेजेस की लाशें सुपुर्द की जा चुकी हैं। लेकिन 3 की पहचान उनके ख़ानदानों ने कर ली है, मगर इसराइली फ़ौज का कहना है कि चौथी बॉडी किसी होस्टेज से मेल नहीं खाती, ये किसी फ़लस्तीनी की बॉडी है। अब भी तकरीबन 20 बॉडीज़ गजा में बाकी बताई जा रही हैं। उधर तेल अवीव में इसराइल का वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू अपने करप्शन के, अपने भ्रष्टाचार के मुकदमे में एक बार फिर से अदालत में पेश हुआ। ये पेशी उस वक्त हुई जब अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अभी 2 रोज़ पहले ही इसराइली पार्लियामेंट नेसेट में खड़े होकर बेंजामिन नेतन्याहू को इस केस से माफ़ी देने की सलाह दी थी। राष्ट्रपति जो वहाँ के हैं हर्ज़ोग, उससे कहा था इसे माफ़ कर दो। अदालत के बाहर सैकड़ों अफराद ने एहतजाज किया और कहा कि मुकदमा इसराइल की जमहूरियत की कसौटी है। हालांकि नेतन्याहू ने तमाम इल्ज़ामात से इनकार किया और कहा कि वो सियासी साजिश का निशाना बना है और ये सब हमारे पॉलिटिकल वेंडिटा के तहत मेरे खिलाफ किया गया है। दोस्तों, गजा की कुछ और अहम खबरें हैं, फ़लस्तीन की कुछ और अहम अपडेट मैं आपसे शेयर करूंगा। उससे पहले दूसरी जगहों की कुछ अहम खबरें सुन लीजिए जो अक्सर पीछे रह जाती हैं। यूक्रेन ने रूस के एनर्जी सेक्टर पर बड़े हमले किए हैं। यूक्रेन के जनरल स्टाफ ने कहा है कि रूसी कब्जे वाले क्रीमिया के मोरोस्काई ऑयल टर्मिनल पर उसके ड्रोन हमले से 16 फ्यूल टैंकर तबाह हो गए।
यूक्रेनी सिक्योरिटी सर्विस SBU ने भी इस हमले की तस्दीक की है। लोकल मीडिया के मुताबिक आग का गुबार 25 किलोमीटर दूर तक देखा गया और मौके पर अब तक बड़े पैमाने पर आग भड़क रही है। जो आग 25 किलोमीटर दूर से दिखाई दे, जाहिर सी बात है उसका पैमाना बहुत बड़ा होता है, वहां हुआ धमाका भी यकीनन बहुत बड़ा रहा होगा। यूक्रेनी अफसरों के मुताबिक यह हमला रूस की फौजी सप्लाई चेन को निशाना बनाने की मुहिम का हिस्सा था। रूस ने भी यूक्रेन की गैस फैसिलिटीज पर 3 और बड़े हमले किए हैं। यूक्रेन की सरकारी ऑयल गैस कंपनी नाफ्टोगाज के मुताबिक पिछले हफ्ते रूस ने 3 बड़े हमले यूक्रेन की गैस प्रोडक्शन साइट्स पर किए हैं। यूक्रेन के खार्किव, सुमी और चर्निहाइव इलाकों में मिसाइल और ड्रोन हमलों से बुनियादी ढांचा तबाह हुआ है, जबकि हीट एंड पावर प्लांट भी निशाने पर आया है। यूक्रेनी ऑफिशियल्स का कहना है कि रूसी दहशतगर्द अब सर्दियों में यूक्रेन को गैस, हीटर और रोशनी से महरूम करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर हम सब कुछ बहाल कर देंगे। दोस्तों, रूस और यूक्रेन दोनों एक दूसरे के हमलों को दहशतगर्दाना हमले कहकर ही बुलाते हैं। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने काले सागर में ब्लैक सी के एक अहम बंदरगाह ओडेसा में मिलिट्री रूल लागू करने का ऐलान किया है। ये शहर यूक्रेन के लिए मगरबी मुल्कों से आने वाले हथियारों और मदद का एक अहम गेटवे माना जाता है। ये फैसला उस वक्त आया जब ज़ेलेंस्की ने ओडेसा के मेयर गेनादी तुर्खानोव की यूक्रेनी सिटीजनशिप, यूक्रेनी शहरियत खत्म करने का हुक्म दिया। क्यों? उन पर इल्ज़ाम है कि उनके पास रशियन पासपोर्ट भी है, जिससे वो अपने ओहदे के लिए अब इनएलिजिबल हो गए हैं। अब ईरान के मेयर न्यूज़ एजेंसी की 15 अक्टूबर को शाया हुई एक रिपोर्ट सुनिए, जो ये दावा करती है कि ईरान ने सिर्फ इस्राएल ही नहीं बल्कि अमेरिका का भी बड़ा नुकसान किया था उस 12 रोज़ा जंग में। ईरान और इस्राएल के दरमियान बढ़ते हुए तनाज़े के बीच इस नई तहकीकाती रिपोर्ट ने हलचल मचा दी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के 13 जून के मिसाइल हमले में टेल अवीव के अंदर एक सीक्रेट इस्राएली अमेरिकी फौजी बंकर को निशाना बनाया गया था। सुना आपने? इस्राएली अमेरिकी फौजी बंकर, यानी इस्राएल और अमेरिका का मुश्तरका ये फौजी बंकर था। क्या उसमें फौजी भी थे? क्या उनको कुछ हुआ? पता नहीं, कोई बताया नहीं गया, लेकिन इस दावे की ना तो इस्राएल और ना ही अमेरिका की जानिब से कोई तस्दीक की गई है। ईरानी हुक्काम ने उस वक्त कहा था कि यह हमला इस्राएल के ज़मीनी और हवाई हमलों के जवाब में किया गया था और सिर्फ फौजी और इंटेलिजेंस टारगेट्स को ही निशाना बनाया गया था। इधर इस्राएली मीडिया ने इस वाक़े पर सख्त सेंसरशिप बरकरार रखी और कुछ इलाकों में रिपोर्टिंग पर भी रोक लगा दी गई ताकि नुकसान सामने ना आ सके। मगर कुछ इंडिपेंडेंट सोर्सेस, कुछ आज़ाद ज़राए का कहना है कि हमले की जगह पर 2 हफ्तों तक शदीद आग और धुआं देखा गया, यानी कुछ ऐसा जला था उस हमले में जो बहुत बड़ा था। दोस्तों, अगर ये रिपोर्ट दुरुस्त साबित होती है तो ये मकामी अमन व अमान के लिए ख़तरनाक इशारा हो सकता है। साथ ही ये भी मुमकिन है कि ये खबरें महज इंफॉर्मेशन वॉर का हिस्सा हों, जिनके ज़रिए दोनों पार्टीज प्रेशर बनाने की कोशिश कर रही हैं। अब फिर से गज़ा की खबरें। गज़ा में पिछले 2 दिनों के दौरान हुई फांसियों यानी फील्ड एग्जीक्यूशंस पर सवाल उठ गए हैं। हमास के एक ज़राए ने कहा है कि मुखबिरों और मुजरिमों की मौत की सज़ा तमाम कानूनी कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद दी गई। अल अरेबिया को दिए एक बयान में ज़राए ने दावा किया कि सज़ा पाने वाले तमाम अफराद से पूछताछ की गई और उनकी सिक्योरिटी तस्दीक यानी उनकी वेरिफिकेशन मुकम्मल हुई थी। जब हमने पाया वो गद्दार हैं तो उन्हें फांसी दे दी या गोली मार दी। ये बयान उस वक्त आया जब मंगल को गज़ा शहर के मशरकी इलाकों में दोगमश कबीले के अफराद के साथ हमास के लड़ाकों की मुठभेड़ में कई जानें गईं, जिनमें हमास के जंगजू और कबीले के लोग दोनों शामिल थे। दूसरी जानिब जर्मनी की वजारत ख़ारजा ने, फॉरेन मिनिस्ट्री के तर्जुमान ने बुध के रोज़ ये कहा है कि हमास की तरफ से दी गई ये फांसियाँ गज़ा की आवाम के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी के अमल हैं। लेकिन साथ ही जर्मनी ने यह भी कहा कि हम फ़लस्तीनी आवाम को इंसानी मदद पहुँचाने की ज़रूरत में कोई तब्दीली नहीं करेंगे। दोस्तों, एक अनकन्फर्म खबर है, मैं इस वीडियो का सिर्फ स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ। ये इसराइली मीडिया पर्सन्स ने दी है। कहा है कि गज़ा में पीपल्स आर्मी फोर्सेस ऑफ द नॉर्दर्न गज़ा नाम का एक नया आर्म्ड गुट, एक सशस्त्र गुट सामने आया है। इस ग्रुप ने दावा किया है कि उसने गज़ा के नॉर्थ इलाकों के कई हिस्सों पर कंट्रोल हासिल कर लिया है और वो वहाँ लौटने वाले लोगों की सिक्योरिटी तय करेगा, वो अपने हाथ में इंतज़ाम लेगा। एक वीडियो बयान में इस गुट ने हमास को सख्त धमकी देते हुए कहा, हमास हमारे इलाकाई सरहदों के करीब ना आए, वरना नतीजे की जिम्मेदारी उसी की होगी।
गौरतलब है कि हाल के दिनों में गजा में कई छोटे मोटे गुट उभर रहे हैं जो लोकल कंट्रोल और राहत के सामानों को बांटने पर अपना दावा ठोक रहे हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह हमास की घटती पकड़ और बढ़ती इंस्टेबिलिटी की निशानी हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।